नमस्कार। तो दोस्तों, आइए ले चलते हैं आपको और कुछ ऐसे क्रांतिकारियों से मिलवाने जिनको हम भूल गए, जिनका नाम भी नहीं हम जानते। एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे जतरा भगत। झारखंड में जन्म हुआ था उनका, आदिवासी थे वो। उनका जन्म सितंबर 1888 में हुआ। उनके पिता का नाम कोदल उरांव और मां का नाम लिबरी था। 1912 से लेकर 1914 में उन्होंने ब्रिटिश राज्य और जमींदारों के खिलाफ अहिंसक असहयोग का आंदोलन छेड़ा और लगान, सरकारी टैक्स आदि भरने तथा कुली के रूप में मजदूरी करने से मना कर दिया। उनका यह आंदोलन 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए उल गुलान आनंद से प्रेरित था। वे सुधारवादी थे। ऐसा भी माना जाता है कि गांधी ने ही झारखंड के टाना भगत आंदोलन से ही ली अपने सत्याग्रह की शिक्षा। 1940 के दशक में टाना भगत आंदोलनकारियों का बड़ा हिस्सा गांधी के सत्याग्रह से जुड़कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल हुआ। 1913 से 1914 तक लगातार दिन रात गांव-गांव में घूमकर लोगों को जगा रहे थे जतरा। छोटा नागपुर में इन्हीं वर्षों में ताना भगत आंदोलन के मुख्य सूत्रधार थे। उनका नारा था, अंग्रेजों और जमींदारों का राज खत्म कर दो, उन्हें देश की धरती से खींचकर बाहर निकाल दो। अंग्रेज महाजन, जमींदारों, ये लोग भूत प्रेतों के समान हैं। इनकी टांगें खींचो और अपनी धरती से बाहर फेंको। एक गाना गाया जाता था इनके सामने जब ये मौजूद थे। टन टन टाना टाना बाबा टाना, भूत भूतनी के टाना, टाना बाबा कोना कूची भूत भूतनी के टाना, टाना बाबा लुकल छिपल भूत भूतनी के टाना। इसका अर्थात था, वो पिता वो माता, देश की जान लेने वाले आदिवासियों को लूटने मारने वाले सभी तरह के भूत भूतनियों को खींचकर देश से बाहर निकाल। आज भी टाना भगत आदिवासियों की दिनचर्या राष्ट्रीय ध्वज के नमन से आरंभ होती है, जिसको हम अधिकतर भारतवासी भूल गए। जतरा भगत की मृत्यु 1915 में, और वो अपने आंदोलन की प्रतिपूर्ति को भी नहीं दे। शत प्रणाम है ऐसे। नमस्कार। जागो जागो निंद्रा त्यागो, ओ भारत के वासी, ओ भारत के वासी, ओ भारत के वासी। तो आइए मिलवाते हैं कुछ और महिला क्रांतिकारियों से जिनका बलिदान अतुलनीय है और आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। वीरांगना अभया रानी अक्का चौटा। भारतीय सेनानियों ने न केवल अंग्रेजों से लोहा लिया, बल्कि पुर्तगालियों के खिलाफ भी मोर्चा खोला और इस युद्ध में अग्रणी भूमिका निभाई एक वीरांगना ने, और यह वीरांगना थी अभया रानी अक्का चौटा। उनका जन्म उल्लाल कर्नाटक में स्थित एक नगर में चोटा राजघराने में हुआ था। चोटा वंश मातृवंशीय परंपरा का पालन करता और इसी परंपरा के मुताबिक अबक्का के मामा तिरुमला राय ने उन्हें उल्लाल नगर की रानी घोषित किया। रानी अबक्का को युद्ध लड़ने और शासन व्यवस्था संभालना का अच्छा खासा प्रशिक्षण भी दिया गया। रानी अबक्का लड़ाई में अग्नि बाण का उपयोग करने वाली आखिरी शख्स थी। उन्हें अभया रानी भी कहा जाता था, मतलब एक ऐसी बहादुर रानी जो किसी से भी नहीं डरती थी। रानी अबक्का की शादी मैंगलोर की बंगा रियासत के राजा लक्ष्मणा अरसा के साथ हुई, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद रानी अबक्का अपने पति से अलग हो गई और वापस उल्लाल आ गई। उन्हें शायद ये अंदाज भी नहीं था कि आने वाले समय से उनका पति लक्ष्मया इस बात का
बदला लेने के लिए उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने में पुर्तगालियों का साथ देंगे। गोवा को कुचलकर उसके नियंत्रण लेने के बाद पुर्तगालियों की आंख अब दक्षिण की ओर पड़ी। साल 1525 में पुर्तगालियों ने दक्षिण कन्नड़ के तट पर हमला किया, लेकिन लाल पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। रानी अब्बक्का की रणनीतियों से परेशान होकर पुर्तगालियों ने उन पर यह दबाव डालने की कोशिश की कि रानी उन्हें टैक्स चुकाए, लेकिन रानी अब्बक्का ने समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद साल 1555 व साल 1557 में पुर्तगालियों ने लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन रानी अब्बक्का उन्हें हराने में कामयाब रही। सन 1568 पुर्तगालियों ने लाल पर हमला किया, लेकिन रानी अब्बक्का ने फिर जोरदार विरोध किया और इस बार पुर्तगालियों का सेना लाल कब्जा करने में सफल रही और राज दरबार में घुस आई। रानी अब्बक्का वहां से बचकर निकल गई, लेकिन उसी रात करीब 200 सैनिकों को इकट्ठा करके रानी अब्बक्का ने पुर्तगालियों पर धावा बोल दिया और लड़ाई में पुर्तगाली सेना का जनरल मारा गया। कई पुर्तगाली सैनिक बंदी बना लिए गए और पुर्तगाली सैनिक लड़ाई से पीछे हट गए। उसके बाद रानी अब्बक्का ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुर्तगालियों को मैंगलोर का किला छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन साल 1569 में पुर्तगालियों ने न सिर्फ मैंगलोर का किला दोबारा हासिल कर लिया, बल्कि कुंदपुरा कर्नाटका का एक नगर, उस पर भी उसने कब्जा कर लिया। पर इन सब के बावजूद रानी अब्बक्का पुर्तगालियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनी हुई थी। इस दौरान रानी अब्बक्का के पति लक्ष्मप्पा ने उनसे बदला लेने के लिए पुर्तगालियों की मदद की और पुर्तगालियों की सेना और लाल पर फिर हमला करने लगी। लेकिन रानी अब्बक्का अब भी मोर्चे पर अपने डटी रही। उन्होंने साल 1570 में पुर्तगालियों का विरोध कर रहे अहमदनगर के सुल्तान और कालीकट के राजा के साथ गठबंधन कर लिया। कालीकट के राजा ने जनरल ने रानी अब्बक्का की ओर से लड़ाई लड़ी और मैंगलोर से पुर्तगालियों का किला तबाह कर दिया। लेकिन वहां से लौटते वक्त जनरल पुर्तगालियों के हाथों मारे गए। इन सब नुकसान और अपने पति लक्ष्मणप्पा के धोखे के चलते रानी अब्बक्का लड़ाई हार गई और उन्हें कैदी बना दिया। लेकिन कैद में भी रानी अब्बक्का विद्रोह करती रही और लड़ते लड़ते ही उन्होंने आखिरी सांस ली। तो ऐसी थी हमारी वीरांगना रानी अब्बक्का। स्वतंत्रता संग्राम में सभी लोगों ने भाग लिया। ऐसे ही थे एक पीर अली खान, सच्चे स्वतंत्रता के सेनानी। उनका जन्म वर्ष 1820 में हुआ आजमगढ़। उनकी शिक्षा पटना में हुई। वहां उन्होंने उर्दू, अरबी और फारसी भाषा में महारत हासिल की। पीर अली खान अपनी युवा अवस्था में ही घर से भाग निकले। फिर पटना में एक जमींदार जिसका नाम नवाब मीर था, उन्होंने पीर अली को अपने बेटे की तरह पाला और उनकी परवरिश की। पीर अली खान का मकसद था कि हिंदुस्तान को अंग्रेजी गुलामी से आजाद करना। उनकी सोच थी कि गुलामी की जिंदगी से कहीं बेहतर मौत है। पीर अली खान का दिल्ली और भारत में कई स्थानों में सभी आजादी के मतवारों से संपर्क किया। उन्होंने हिंदुस्तान के कई क्षेत्रों में अपना नारा भी बुलंद किया। वो कहा करते थे, जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी, हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। 3 जुलाई 1857 को पीर अली ने सैकड़ों हथियारबंद लोगों की अगुवाई करते हुए पटना के गुलजार बाग स्थित उनके एडमिनिस्ट्रेटिव भवन में, अंग्रेजों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव भवन था, वहां पर धावा बोल दिया। क्रांतिकारियों के चौतरफा हमले से घिरे अंग्रेज घबरा गए। लायल ने भीड़ पर फायरिंग शुरू कर दी।
क्रांतिकारियों ने भी जवाबी फायर किया। लायल मारा गया अपने कई साथियों से। अंग्रेजों की अंधाधुंध गोली में कई दर्जन क्रांतिकारी भी शहीद हुए। पीर अली और उसके ज्यादातर साथी हमले के बाद बच निकलने में सफल हो गए, परंतु 5 जुलाई 1857 को पीर अली खान और उनके करीब 14 साथियों को विद्रोह करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया। उस दौरान पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने पीर अली खान को कहा, तुम्हारी जान बच सकती है अगर तुम अपनी लीडर्स और साथियों के नाम हमें बता दो। पीर अली खान तो आजादी का मतवाला था। उसने कमिश्नर को करारा जवाब देते हुए कहा, हमारी जिंदगी में कई ऐसे मौके मिलते हैं जब खान को बचाना जरूरी होता है, लेकिन जिंदगी में ऐसे भी मौके मिलते हैं जब जान को देना ज्यादा जरूरी होता है, और यह मौका जान देने का मिला है। उन्होंने कहा था कि तुम हमें फांसी पर तो लटका सकते हो, लेकिन हमारे आदर्शों को नहीं मार सकते। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे मरने पर लाखों ऐसे बहादुर जन्म लेंगे जो तुम्हारे जुल्म और सितम को खत्म करके रहेंगे। 7 जुलाई 1857 को इस महान स्वतंत्रता सेनानी पीर अली खान को अंग्रेजी हुकूमत ने सड़कों के बीचों बीच फांसी के फंदे पर लटका दिया। शत प्रणाम है ऐसे। कुमारी प्रीतिलता वादेदार भारत के क्रांतिकारियों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। कुमारी प्रीतिलता वादेदार इस दल की सदस्य है। कुमारी प्रीतिलता चटगांव के गरीब घर में जन्मी थी। उनके पिता नगर पालिका में क्लर्क थे। स्कूली जीवन में ही बालचर संस्था के सदस्य हो गई। बालचर संस्था में सदस्यों को ब्रिटिश सम्राट के प्रति एक निष्ठ रहने की शपथ लेनी होती थी। संस्था का यह नियम कुमारी प्रीतिलता को बेचैन करता रहता था। यही उनके मन में क्रांति का बीज पनपा। बीए की डिग्री लेकर परिवार की मदद के लिए एक पाठशाला में नौकरी करने लगी। उनकी दृष्टि में देश की स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण थी। पाठशाला की नौकरी करते करते उनकी भेंट एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन से हुई। प्रीतिलता उनके दल की सक्रिय सदस्य बनी। कुमारी प्रीतिलता सूर्य सेन से मिली तब वे अज्ञातवास में थे। एक बार गलघाट में क्रांतिकारियों को पुलिस ने आ घेरा। घिरे हुए क्रांतिकारियों में अपूर्व सेन, निर्मल सेन, प्रीतिलता और सूर्य सेन आदि थे। पुलिस पीछे लगी थी। सूर्य सेन ने लड़ाई करने का आदेश दिया। अपूर्व सेन और निर्मल सेन शहीद हो गए। सूर्य सेन की गोली से कैप्टन कमरान मारा गया। सूर्य सेन और प्रीतिलता लड़ते लड़ते भाग गए। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया और सूर्य सेन ने अपने साथियों का बदला लेने के लिए अंग्रेजों को मारने की योजना बनाई। योजना क्या थी? योजना यह थी कि पहाड़ी की तलहटी में यूरोपीय कल पर आज हमने धावा बोलकर नाच गाने में मग्न अंग्रेजों को मृत्यु दंड देकर बदला लिया जाए। प्रीतिलता के नेतृत्व में कुछ क्रांतिकारी वहां पहुंचे। 24 सितंबर 1932 की रात इस काम के लिए निश्चित की गई। प्रीतिलता ने आत्म सुरक्षा के लिए पोटेशियम साइनाइड नामक विष लिया। शस्त्र साथ लेकर वह क्लब पहुंची। बाहर से खिड़की में बम लगाया। क्लब की इमारत बम के फटने से और पिस्तौल की आवाज से कांपने लगी। नाच रंग के वातावरण में एकाएक चीखें सुनाई देने लगी। 13 अंग्रेज जख्मी हो गए और बाकी भाग गए। इस घटना में एक यूरोपीय महिला भी मारी गई। थोड़ी देर बाद उस क्लब से गोलीबारी होने लगी। प्रीतिलता के शरीर में भी एक गोली लगी। अपनी कम उम्र में उन्होंने झांसी की रानी का रास्ता अपनाया और उन्हीं की तरह अंतिम समय में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपनी सम्मान पूर्वक देह का त्याग कर दिया। धन्य है कुमारी प्रीतिलता का यह बलिदान। शत प्रणाम, शत प्रणाम, शत प्रणाम।
भारतवर्ष के हर हिस्से से क्रांति की आवाज उठी। दक्षिण भारत में कुमारन का जन्म हुआ। इनको तिरुपुर कुमारन भी कहा जाता है। एक परिवार, ऐसे परिवार में जन्म हुआ जिसका व्यवसाय था हथकरघा। गरीब परिवार से थे। युवा कुमार स्वामी को कक्षा 5 के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा और अपनी परिवार के देख रेख के लिए उन्होंने इसी पेशे को अख्तियार कर लिया, वो भी एक बुनकर बन गया। जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन गति पकड़ रहा था, कुमारन ने भी खुद को उसमें शामिल हुआ पाया। गांधी के सिद्धांतों और आदर्शों से प्रेरित होकर कुमारन ने बापू द्वारा घोषित सभी सत्याग्रहों में भाग लेना आरंभ कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी छाप छोड़ी वहां पर एक युवा क्रांतिकारी के रूप में। उन्हें प्यार से तिरुपुर कुमारन कहा जाने लगा। उन्होंने देशबंधु युवा संघ की स्थापना की और अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 11 जनवरी 1932 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक विरोध मार्च के दौरान तिरुपुर में नौयाल नदी के तट पर पुलिस हमले में कुमारन बेहोश हो गए। उनके परिवार की आकांक्षा सच चली। उनका परिवार उसको हमेशा रोका करता था, परंतु वो नहीं माना। जब उनका शव सड़क के किनारे पर पाया गया, तब भी वो भारतीय ध्वज को हाथों में थामे हुए थे। उन्होंने उस ध्वज को गिरने नहीं दिया, उसकी गरिमा को बनाए रखा और केवल 27 वर्ष की आयु में अपनी जान देश पर कुर्बान कर दी। तमिलनाडु में कोडी कथा कुमारन के नाम से भी उनको याद किया जाता है, जिसका अर्थार्थ होता है ध्वज को बचाने वाला कुमारन। हमारी आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाला इस वीर सैनिक को हम बहुत बहुत नमन करते हैं। आइए लिए चलते हैं एक और वीरांगना से, कोयली रानी। वेलु नाचियार के सेना के कमांडर थे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अभियानों में भाग लिया था। उन्हें भारतीय इतिहास में पहली आत्मघाती महिला हमलावर और पहली महिला शहीद माना जाता है। कोयली का जन्म 18वीं शताब्दी में शिवंगई जिले के पास कुन्नड़ चुवाड़ी में हुआ था। यह सांगवार समुदाय से ताल्लुक रखती थी। कोयली किसान परिवार की बेटी थी। उसकी मां को उसकी बहादुरी के लिए भी माना जाता था और ऐसा कहा जाता था कि वह अपने खेतों को नष्ट होने से बचाने के लिए जंगली बैल से लड़ते हुए मर गई थी। कोयली वेलु नाचियार की कट्टर सेनापति थी और उसने कई मौकों पर अपनी जान बचाई थी। ऐसे एक अवसर पर जब उसे पता चला कि उसकी शिलंबस शिक्षिका वास्तव में एक जासूस है, तो उसने तुरंत रानी को बचाने के लिए कार्रवाई की। एक अन्य अवसर पर जब रानी पर नींद के दौरान हमला किया गया, तो उसने दुश्मन पर हमला किया और इस प्रक्रिया में खुद को घायल कर लिया। उनकी वफादारी और बहादुरी को देखते हुए उन्हें अपनी सेना की कमांडर इन चीफ बनाया गया। कोयली ने बाद में रानी के शिवगंगा अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोयली को 1780 में अपने आत्मघाती हमले के लिए जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक किले पर हमला करते हुए उसने अपने शरीर पर घी लगाया और खुद को आग लगा ली और ईस्ट इंडिया कंपनी के शस्त्रागार में कूद गई। उसने सभी हथियारों को नष्ट कर दिया और ब्रिटिश सेना को पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ दिया। न केवल बल्कि उसने किले और उसके राज्य को भी पुनः युद्ध में उसने जीत लिया। हमारा इतिहास कोयली के निस्वार्थ कृत्य को पहचानने में विफल रहा। शत प्रणाम है ऐसी निस्वार्थ सेवा भावना मन में समाये कोयली वीरांगना को।
ऐसे अनेकों वीर हुए हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी देश के लिए। यूं तो कहते हैं कि गांधी का आंदोलन अहिंसावादी था, परंतु उसमें अहिंसा कम नहीं हुई। उस आंदोलन में भी बहुत से युवाओं ने अपने प्राण गंवाए, अंग्रेजी गोलियों के शिकार हुए। एक इसी प्रकार के और क्रांतिकारी थे देशभक्त कानेगंती हनुमंथु। इन्होंने भी अंग्रेजों की बात मानने से मना कर दिया। इनके अंतिम वाक्य थे, क्या आपने कभी जमीन की सिंचाई की है या अपने जीवन में एक बीज बोया है? कभी किसी खेत को काटा या कूड़ा डाला है? जो मेरा है उसके लिए मैं तुम्हें क्यों टैक्स दूंगा? इन्होंने अंग्रेजी सरकार को टैक्स देने से, एग्रीकल्चर टैक्स देने से मना कर दिया। कानेगंती हनुमंथु का जन्म दुर्गा मंडल के कोलागुटला में हुआ था, जो गंटूर जिले में स्थित है। एक स्थानीय किसान नेता थे वो। उन्होंने ब्रिटिश करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया और टैक्स के खिलाफ पलनाडु विद्रोह का नेतृत्व भी किया। इसी विद्रोह का नेतृत्व करते हुए उन्हें ब्रिटिश जनरल रदरफोर्ड के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई। उस समय हनुमंतु की आयु केवल 30 वर्ष की। शत शत प्रणाम है ऐसे वीर थे। आपको एक और वीरांगना से मिलवाते हैं। एक और वीरांगना श्रीमती बीकाजी रुस्तम कामा। जैसा कि आपने सुना होगा, बीकाजी कामा का नाम जो एक स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ, श्रीमती बीकाजी रुस्तम कामा, इन्हें मैडम कामा भी कहा जाता है। श्रीमती बीकाजी रुस्तम कामा, जो मैडम कामा के नाम से जानी जाती थी, इनका जन्म 24 सितंबर 1861 में भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। धनी परिवार में जन्म लेने के बावजूद इस साहसी महिला ने आदर्श और दृढ़ संकल्प के बल पर निरापद तथा सुखी जीवन वाले वातावरण को तिलांजलि दी और अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचे साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारी कार्यों से उपजे समस्त खतरों तथा कठिनाइयों का इन्होंने सामना किया। श्रीमती कामा का बहुत बड़ा योगदान साम्राज्यवाद के विरुद्ध विश्व जनमत जागृत करना और विदेशी शासन से मुक्ति के लिए भारत की इच्छा को दावे के साथ प्रस्तुत करना था। भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए उन्होंने लंबी अवधि तक निर्वासित जीवन बिताया। वर्ष 1896 में मुंबई में प्लेग फैलने के बाद बीकाजी इसके मरीजों की सेवा में लगी रही। बाद में भी वे खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ गई और इलाज के बाद वे ठीक हो गई थी, लेकिन उन्हें आराम और आगे के इलाज के लिए यूरोप जाने की सलाह दी गई। वर्ष 1902 में वे इसी सिलसिले में लंदन गई और वहां भी उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के लिए यह काम जारी रखा। जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण करके भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया था। वे जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा झंडा फहराने के लिए सुविख्यात हैं। उस समय मैडम कामा भारत में ब्रिटिश शासन का जारी रहना मानवता के नाम पर कलंक है। एक ऐसी देश भारत के हितों की इसमें भारी क्षति पहुंच रही है। उन्होंने लोगों से भारत को दास्ता से मुक्ति दिलाने में सहयोग की अपील की और भारतवासियों का आह्वान किया, आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और यह हिंदुस्तान हम सभी हिंदुस्तानियों का है। उनके द्वारा पेरिस से प्रकाशित वंदे मातरम पत्र प्रवासी भारतीयों में काफी लोकप्रिय हुआ। मैडम कामा ने इस कांग्रेस में
वंदे मातरम अंकित भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहराकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। वे भारत की राष्ट्रीयता की महान पुजारिन के नाम से विख्यात। फ्रांसीसी अखबारों में उनका चित्र जॉन ऑफ आर्क के साथ आया। राणा जी और कामा द्वारा निर्मित यह भारत का प्रथम तिरंगा झंडा आज भी गुजरात के भावनगर स्थित सरदार सिंह राणा के पौत्र और भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राणा के घर सुरक्षित रखा गया है। 13 अगस्त 1936 के दिन मैडम बीकाजी कामा ने इस संसार से विदा ली। वो ऐसी थी हमारी वीरांगनाएं जिन्होंने देश के लिए सहर्ष स्वयं को बलिदान की सूली पर चढ़ा दिया। मित्रों, स्वतंत्रता संग्राम में केवल युवाओं ने ही भाग नहीं लिया। युवाओं ने ही केवल बहादुरी के कारनामे नहीं किए। एक ऐसा वीर था जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों से लड़ने का फैसला किया और उन पर विजय भी हासिल की। इस वीर का नाम था कुंवर सिंह, जो सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही थे। इनका जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले में। इनके पिता बाबू साहबजादा सिंह प्रसिद्ध शासक थे। इनके सभी भाई भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे और आजादी की लड़ाई के लिए अंतिम दिन तक लड़ते रहे। 1857 में अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए जब जगह जगह क्रांति हुई, सिपाहियों ने विद्रोह किया। मेरठ, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी और दिल्ली में भी आग भड़क उठी थी। ऐसी हालत में बाबू कुंवर सिंह ने अपने सेनापति मैकू सिंह भारतीय सैनिकों की लीडरशिप संभाली। 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और अन्य साथियों के साथ आरा नगर पर बाबू वीर कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजों की लाख कोशिशों के बाद भी भोजपुर लंबे समय तक आजाद रहा। जब अंग्रेजी फौज ने आरा पर हमला करने के लिए कोशिश की, तब भी इन्होंने बहादुरी से उनके साथ लड़ाई की और ये जगदीशपुर की ओर बढ़ चले। आरा पर फिर से कब्जा जमाने के लिए अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर भी आक्रमण कर डाला। बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह को जन्मभूमि छोड़नी पड़ी। अमर सिंह अंग्रेजों से छापामार लड़ाई लड़ते रहे और बाबू कुंवर सिंह रामगढ़ के बहादुर सिपाहियों के साथ बांदा, रीवा, आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर एवं गोरखपुर में नगाड़े बजाते रहे आजादी के। एक ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने उनके बारे में लिखा, उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। यह गनीमत थी कि युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 के करीब थी। अगर वह जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। वो इतने बहादुर थे कि एक बार जब गंगा नदी पार कर रहे थे तो अंग्रेजों ने गोली मारी। गोली उनकी कलाई में लगी। उन्होंने सोचा इससे स्वास्थ्य और ना बिगड़ जाए, बिना हिचकिचाहट के अपनी तलवार से ही अपना हाथ काट डाला और अंग्रेजों से लड़ते रहे। और 23 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। उस दिन वो बुरी तरह घायल हो गए थे, परंतु इस बहादुर ने जगदीशपुर किले से गोरों को हटा दिया और यूनियन जैक का झंडा नीचे उतारकर अपना झंडा उस किले पर फहरा दिया। काश इस झंडे को लहराते हुए देखते ज्यादा दिन नहीं जी पाए और 26 अप्रैल 1857 को इन्होंने वीर गति प्राप्त की। धन्य है, धन्य है, धन्य है ऐसे वीर। शत शत नमस्कार करता हूं। जी हाँ, लिए चलते हैं एक और ऐसी ही वीरांगना, आबादी बानो बेगम। आबादी बानो बेगम उन पहली मुस्लिम महिलाओं में शामिल थी जिन्होंने भारत की राजनीति में दिलचस्पी से हिस्सा लिया। वह उन निडर मुस्लिम महिलाओं में से एक थी जिन्हें अपने देश को अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त देखने की उत्सुकता थी।
इसलिए वह भारत की आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारी बनकर कूद पड़ी। आजादी में बानो बेगम लोगों के बीच बड़ी लोकप्रिय थी। लोग उन्हें अम्मा बी के नाम से बुलाते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में स्वतंत्रता संग्राम की ऊंची आवाजों में से एक आवाज उनकी भी थी, और जब तक वे जीवित रहीं भारत की आजादी के लिए लड़ती रही। उनका जन्म 1850 में उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी शादी रामपुर रियासत के एक अफसर अब्दुल अली खान से हुई। इन दोनों की एक बेटी और 5 बेटे थे। आबादी बानो के पति की छोटी उम्र में ही आबादी बानो के पति की मृत्यु हो जाने के बाद बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी अब उन पर आ गई। भले ही उनके पास एक सीमित साधन थे, लेकिन उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को उत्तर प्रदेश के बरेली स्कूल में पढ़ाया। आबादी बानो के बेटे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली खिलाफत आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे, जिनसे ब्रिटिश सरकार भी डरती। बेटों की वह प्रेरणा उनकी मां से विरासत में मिली थी और उन्हें ब्रिटिश राज्य के खिलाफ असहयोग आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस आंदोलन के लिए चंदा इकट्ठे करने के लिए उनकी बड़ी भूमिका रही। अपने दोनों बेटों के जेल जाने के बाद एक बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए, जब ऐसा पहली बार हुआ जब एक मुस्लिम महिला ने बुर्का पहनकर अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी, वे अधिकतर बेगम हसरत मोहानी, बसंती देवी, सरला देवी चौधरानी और सरोजनी नायडू के साथ महिला समभाव को संबोधित भी करती हैं। आबादी बानो बेगम ने राजनीति में खुलकर हिस्सा लिया। उन्होंने खिलाफत स्वतंत्रता आंदोलन में दूसरी महिलाओं को जुड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया। वह लोगों से लगातार विदेशी सामान का बहिष्कार करने की अपील करती रहती। उनके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप पूरे देश में महिलाएं आजादी की इस लहर में कूद पड़ी। आबादी बानो बेगम का सारा जीवन देश की सेवा में बीता, मगर अफसोस कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन आजाद भारत के सपने देखने वाली इसे पूरा होते ना देख पाई। नवंबर 1924 को खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के तुरंत बाद उनका निधन हो गया। तो ऐसी थी हमारी वीरांगना आबादी बानो बेगम। हम उन्हें शत प्रणाम करते हैं। निज परम शक्ति से हे नारी, तो देश का स्वर्णिम ताज बनी। निज परम शक्ति से हे नारी, तो देश का स्वर्णिम ताज बनी। वो सर्ग तेरा मूल्य रहेगा, वो सर्ग तेरा मूल्य रहेगा। जन जन की हितकारी बनी, जन जन की हितकारी बनी, जन जन की हितकारी बनी। हम शत प्रणाम करते हैं ऐसी वीरांगनाओं को जिन्होंने देश की आजादी में सहर्ष बलिदान दिया। और आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूं, इन क्रांतिकारियों को याद करें, उनके बलिदान को याद करें और भारत माता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें। भारतवर्ष के प्रति ईमानदारी से काम करें। और हाँ, यदि आप इस तरह की कथाएं और भी सुनना चाहते हैं तो स्वर कथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम अगले सप्ताह अगले इतवार को फिर हाजिर होंगे और नए क्रांतिकारियों की कहानी लेकर आपके सामने, जिनको इतिहास के किसी पन्नों में हम भूल आए हैं, हम छोड़ आए हैं। उनके नाम भी नहीं जानते, उनके नाम को कभी याद भी नहीं करते। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।